हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी रात्रि 8 बजे वाली जो क्लास है, ये स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है, जिसमें हम बेहतरीन 37 प्रश्न लेकर आते हैं। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और मैं एग्ज़ाम तक इस सीरीज़ को पढ़ाऊँगा। जब तक यूपी पुलिस का पेपर नहीं हो जाता, ये 8 बजे वाली सीरीज़ बंद नहीं होगी। हाँ, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं रात्रि 9 बजे एक सीरीज़ चला रहा हूं, आप जुड़िए। मैं रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी का रिवीजन करा रहा हूं। 7000 प्रश्नों का रिवीजन कराऊंगा। स्टार्ट कर भी दी है, 21 नवंबर से मेरी सीरीज़ चल रही है। आप सभी जुड़िए। मैं टॉपिक वाइज पहले मैं थ्योरी, फिर उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न करवाता हूँ बहुत शानदार तरीके से। टेट सुपर टेट के लिए वो यूपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, जूनियर असिस्टेंट लेखपाल, एसएससी जीडी, सब के लिए वो सीरीज़ है। आप रात्रि 9 बजे आइए, मेरी वो क्लास एक बार कंप्लीट कर लीजिए। उस क्लास से संबंधित उस क्लास को लगभग 4-5 दिन हुए हैं चलते हुए, और वो अभी चलेगी और कंप्लीट हिंदी उस करवाएंगे। तो रात्रि 9 बजे वाली में आप कंप्लीट हिंदी कर लीजिए, आपका हिंदी में प्रश्न गलत होना बंद हो जाएगा, वादा है मेरा। आप जुड़िए रात्रि 9 बजे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं सुबह 7 बजे 25 नवंबर सुबह 7 बजे से हमने एक सीरीज़ शुरू की है। कौन सी सीरीज़? जी के जी एस की हमने सीरीज़ शुरू की है। मैं वन लाइनर प्रश्न लेकर आता हूँ, 10,000 प्रश्न करवाऊँगा। कितने? 10,000 प्रश्न। अभी आपकी हिंदी की हमने गारंटी ली, अब मैं जी के जी एस की भी लेता हूँ। सुबह 7 बजे मेरे साथ जुड़िए। एक छोटा सा वीडियो 20 मिनट का होगा। डेली 20 से 22 मिनट का एक वीडियो डालूंगा मैं। 150 क्वेश्चन, लगभग 150-200 क्वेश्चन डेली में 7 बजे वन लाइनर करवा रहा हूँ। आप सभी जुड़िए उस क्लास में। चलिए, फ़िलहाल जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, वो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉडल पेपर। बताइए, नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है? नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या है? बताइए सर, नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या है? नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ है बहुत परेशान करना। क्या होगा? बहुत परेशान करना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब बहुत परेशान करना। चलिए आगे चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। बहुत शानदार सीरीज है, यूपी पुलिस तक ये चलेगी, एग्ज़ाम तक करते रहिए। सरताज शब्द में उपसर्ग छांटिए। जो ये शब्द है सरताज, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? जवाब दीजिए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर, इसमें जो उपसर्ग होगा वो कौन सा है? विकल्प सी में लिखा है, सर उपसर्ग है सरताज में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। बताइए, आंशिक शब्द में सही प्रत्यय क्या है? जो शब्द आंशिक है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में जुड़ता है, और जो उपसर्ग है वो शब्द के आगे। तो सर प्रत्यय पूछा है, तो आंशिक में कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन बी, एक प्रत्यय है। आंशिक में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय है। चलिए, चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा होगी। सर ये चतुर शब्द है, चतुर एक विशेषण है, और इसका भाववाचक इसकी संज्ञा बनाइए। तो चतुर से क्या बनेगा? जल्दी से जवाब दीजिए। चतुर से कौन सी भाववाचक संज्ञा होगी? सर होगी चतुराई। ऑप्शन बी, चतुर से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? चतुराई। चलिए बताइए, एक और बेहतरीन प्रश्न, पता है तो बताइए। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? तो वह बहुत खाता है, सर ये मात्रा को बता रहा है, और कितनी मात्रा? अनिश्चित मात्रा है। अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कौन सा है? अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। ध्यान रहे कौन सा है?
अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्योंकि इसकी मात्रा ही पता नहीं है, बहुत खाता है, कितना खाता है पता नहीं है, अनिश्चित है। और जब मात्रा का बोझ कराए तो उसे परिमाण कहते हैं, मात्रा कहते हैं। चलिए बताइए, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पहचानिए स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के लिए हमने बताया था ना, मेरा और मेरी शब्द लगाइए। मेरा और मेरी, मेरा फिट बैठ जाए तो पुल्लिंग है, मेरी फिट बैठ जाए तो स्त्रीलिंग है। तो बताइए, मेरा लेख की मेरी लेख, सर मेरा लेख ये तो पुल्लिंग हुआ। मेरा स्पर्श ये भी पुल्लिंग हुआ। मेरा दुख ये भी पुल्लिंग हुआ। मेरी गरिमा, सर जो विकल्प सी में लिखा है ये गरिमा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा? गरिमा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर आपने हमारी रात्रि 9 बजे वाली क्लास ली है, मैं एक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, प्रश्न भी करवाए हैं, उसी से प्रश्न है मॉडल पेपर में। बहुत शानदार प्रश्न कि राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? जो भारत की राजभाषा है हिंदी, वो कहाँ कहाँ प्रयोग में होती है? सर वो विधायिका में होती है, कार्यपालिका में होती है, न्यायपालिका में भी होती है। तो उपर्युक्त सभी, कौन सा आंसर सही होगा? उपर्युक्त सभी। अच्छा, भारत की राजभाषा कौन है? हिंदी। तो लिपि भारत की कौन सी है? हिंदी की लिपि कौन सी है? सर हिंदी की लिपि देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा को कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी भाषा कब लागू हुई? 26 जनवरी 1965 को। अच्छा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। और दूसरे नंबर पर हिंदी के बाद बांग्ला भाषा भारत में बोली जाती है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? सर ये तो ऑर्डर कर रहा है, ये तो आज्ञा दे रहा है कि जाओ ऐसा करो वैसा करो। सर ये आज्ञावाचक वाक्य है। ऑप्शन सी, ये कौन सा वाक्य है? ये आज्ञावाचक वाक्य है। बहुत बढ़िया। बताइए, एक और शानदार प्रश्न है, बताइए बताइए इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? ये जो विराम चिन्ह लिखा है ना, इसका नाम क्या है? बताइए। सर इस विराम चिन्ह को विसर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग चिन्ह कहते हैं। अच्छा, फिर पूर्ण विराम कैसा है? ऐसा होता है। अल्प विराम कैसा है? ऐसा होता है। और योजक चिन्ह ऐसा होता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब चलिए अगला प्रश्न बताइए। उच्चारण में किसी पद पर जो बल पड़ता है उस बल को कहते हैं। जब आप किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस पर कुछ बल पड़ता है, उस बल को क्या कहते हैं? बालघात कहते हैं। पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज में बालघात क्या है। यहाँ जान लो, किसी भी शब्द या वाक्य पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़े तो उसे क्या कहेंगे? उसे बालाघात कहेंगे। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर बी, बालाघात। चलिए बताइए, निम्न में से कौन से महाप्राण व्यंजन हैं? बताइए, निम्न में से कौन से महाप्राण व्यंजन हैं? पता है तो बताइए, कौन से महाप्राण व्यंजन हैं? बता दीजिए, क्या होगा सही जवाब? बताइए। सर महाप्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का, जो हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण होता है। तो द्वितीय और चतुर्थ तो कौन सा वाला महाप्राण है? पहचानिए, जल्दी से बताइए। सर छा वर्ड, ये जो छा वर्ड है ये महाप्राण है। चा छा छा द्वितीय वर्ड है और द्वितीय चतुर्थ में से कोई भी वर्ड आए तो वो महाप्राण है। चा नहीं होगा, जा भी नहीं होगा, पा भी नहीं होगा, क्योंकि ये द्वितीय और चतुर्थ नहीं है। समझ आ रही बात? समझ आ रही? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है?
पहचानिए, तत्सम शब्द पहचानिए। क्या आप बता पाओगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? बताइए बताइए सर, तत्सम शब्द होगा इसमें कौन सा? अंगरक्षक। अंगरक्षक तत्सम है। अच्छा, तो इसका तद्भव भी होगा? हाँ, इसका तद्भव है अंगरखा। अंगरखा, अंगरखा का तत्सम होता है अंगरक्षक। अच्छा सर, तो ये अंगोछा, ये अलोना और ये अटारी सभी तद्भव हैं? हाँ जी, बिल्कुल तद्भव हैं। तो अंगोछा का तत्सम होगा, क्या होगा अंगोछा का? अंग प्रक्षा। अंग प्रक्षा का तत्सम होता है अंगोछा। अलोना का तत्सम क्या होगा? अलवड़। अलोना का तत्सम होता है अलवड़ और अटारी का तत्सम होगा अट्टालिका। क्या होगा? अट्टालिका। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए और बताइए बताइए, पता है तो जवाब दे दीजिए, पता है तो बताइए। आजकल भारत की जनता भी अधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द क्या है? ये जो जनता है ये क्या है? जनता पर रेखा है। सर ये एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है? इनमें से कोई नहीं। तो जनता शब्द एक वचन है कि बहुवचन? बताइए। तो हमने कहा कि एक वचन बहुवचन पहचानना हो तो उसके पीछे क्रिया लगाइए। तो जनता होती है या जनता होती हैं? तो जनता होती है, अर्थात क्रिया एक वचन की आ रही है, इसलिए ये शब्द भी एक वचन का होगा। अच्छा बताओ, हिंदी में कितने वचन होते? 2 वचन। संस्कृत में कितने होते हैं? 3। हिंदी में 2 वचन कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, उत्कृष्ट शब्द का विलोम बताना है। बताओ, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। उत्कृष्ट का विलोम बताना है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। दीजिए सर। उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट। क्या होगा? निकृष्ट होता है। अच्छा, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? सर इसका अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, हमारा अगला प्रश्न है। बताइए। अगला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम है? सर वह निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है? जवाब दीजिए। तो वह क्या है? सर वह एक सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? तो फिलहाल यहाँ, वैसे तो ये पुरुषवाचक होता है, फिलहाल यहाँ वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। उसे रेडियो को ले जाना है। एक वाक्य है, उसे रेडियो को ले जाना है। वाक्य में कारक चिन्ह बताइए। बताइए, जवाब दीजिए। उसे रेडियो को ले जाना है, तो बताइए इसमें कारक चिन्ह कौन सा है? सर को। तो को कौन सा कारक चिन्ह है? सर यहाँ तो कर्म कारक है। कौन सा? कर्म कारक। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए। एक और बेहतरीन प्रश्न है, जवाब दीजिए। राम ने किसान की जमीन हथिया ली। राम ने किसान की जमीन हथिया ली। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया चुनिए। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया कौन सी होगी? सर हाथ से बनी है ये क्रिया। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ये कौन सी क्रियाएं हैं? जो क्रियाएं संज्ञाएं से बनी हो वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी? नाम धातु। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए। मानव ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है?
मानव ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? सर, मानव ने पुस्तक पढ़ी या मानव पुस्तक पढ़ चुका है, एक ही बात है। कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान काल है। कौन सा? पूर्ण वर्तमान। अच्छा बताओ, काल के कितने भेद? सर 3 भेद। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलिए। मैं प्रश्न थोड़ा छोटा कर दूं। अब बताइए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से जो कोष्टक में दिया गया शब्द है उस अव्यय का भेद बताइए। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। ये शाबाश कौन सा अव्यय है? शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। ये शाबाश कौन सा अव्यय है? सर, ये शाबाश ये कौन सा है? सर, विस्मयादि बोधक। ये चिन्ह लगा है विस्मयादि बोधक का, इसलिए इसमें कौन सा अव्यय है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। चलिए अब बताइए। बहुत शानदार। कौन सी निम्नलिखित में से किस शब्द में वृद्धि संधि नहीं है? वह शब्द बताइए जिसमें बिल्कुल भी वृद्धि संधि नहीं है। सर, इसमें वृद्धि संधि है, बिल्कुल है। तथैव में वृद्धि संधि है। सर, तथैव में बिल्कुल है। और किसमें है? सर, अभी बता रहे। सर, सदैव में भी वृद्धि संधि है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ शुभेच्छा होना चाहिए, शुभेच्छा नहीं। शुभेच्छा है ये, शुभ धन इच्छा। सर, इसमें वृद्धि नहीं है, इसमें गुण स्वर संधि है। शुभेच्छा में कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। चलिए आगे प्रश्न पर। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो के लिए एक शब्द होगा, बताइए। जो खाने योग्य ना हो के लिए एक शब्द है। सर, ये आंसर सही होगा, अखाद्य। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जो खाने योग्य ना हो वह अखाद्य है। अच्छा, जो खाने योग्य हो वह क्या है? वह खाद्य है। वह क्या है? और खराब या बुरा भोजन क्या कहलाएगा? दूषित या प्रदूषित। एक ही बात है, दूषित या प्रदूषित। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बताइए जवाब। बताइए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी अर्जुन के पर्यायवाची हैं? किस विकल्प शब्द में अर्जुन के पर्यायवाची हैं? बताओ। अर्जुन के पर्यायवाची हैं, जल्दी से बताइए। सर, धनंजय, पार्थ, कौंतेय और गुडाकेश, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये अर्जुन के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? अर्जुन के पर्यायवाची हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अब मुझे बता दीजिए। बताइए, तन पर नहीं लता, पान खाई अलभत्ता, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तन पर नहीं लता, पान खाई अलभत्ता, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताइए। पता है तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तन पे नहीं लता, पान खाई अलभत्ता, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सर, इसका अर्थ क्या होगा? सर, इसका अर्थ है झूठा दिखावा करना। बहुत बढ़िया, झूठा दिखावा करना। और बताइए, बहुत शानदार पंक्ति है कि पानी परात को हाथ नहीं छुओ, नैनन के जल सो पग धोए। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताइए। पानी परात को हाथ नहीं छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सर, ये तो अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा? अतिशयोक्ति। ठीक है। कब का प्रसंग है? जब सुदामा जी कृष्ण से मिलने गए तब का प्रसंग है। तो यहाँ कवि कह रहा है, क्या कह रहा है कवि? कि पानी परात को हाथ ना छुओ। पानी हाथ में नहीं लिया,
पानी उन्होंने हाथ में नहीं लिया कृष्ण के पैर धोने के लिए। नैनन के जल सो पग धोए, इतने रोए कृष्ण कि सुदामा के पैर धुल गए। पानी परात छुओ नहीं हाथ, नैनन को जल सो पग धोए। बहुत शानदार अतिशयोक्ति अलंकार है। उत्तर का अर्थ क्या है बताओ, जवाब दीजिए। उत्तर का अर्थ क्या है सर? उत्तर का अर्थ क्या है? उत्तर एक दिशा का नाम है, उत्तर एक जवाब है, उत्तर एक दिशा भी है, उत्तर एक जवाब भी है। आंसर सही होगा बी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे और हमारा अगला प्रश्न बताइए। बताइए अवरोध और अभिरोध का अर्थ बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अवरोध और अभिरोध का अर्थ क्या है सर? अभिरोध मीन्स होती है रोक, रुकावट, और अभिरोध मीन्स होता है मैत्री। मैत्री मीन्स मित्रता, मेल जोल, मैत्री। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा डी। कौन सा आंसर सही है? डी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं, पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास है? कहने का मतलब है जिस समास के एक भी पद प्रधान ना हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, तो कौन सा समास है? जल्दी बताइए सर। वह बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए निर्देश बताइए। 141 से 45 नीचे दिए गए गद्यांश के निर्देश पढ़ने हैं। गद्यांश पढ़ना है, इससे संबंधित प्रश्न, ठीक है? तो आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि आप रात्रि 9 बजे आइए। 9 बजे मैं टॉपिक वाइज हिंदी करा रहा हूं, जुड़िए। 7,000 प्रश्न करवाऊंगा। किसी का भी एग्ज़ाम देना है, 9 बजे वाली क्लास में आके एक बार हिंदी कंप्लीट कर लीजिए। दोबारा से आपको पढ़ने को पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी इतनी अच्छी हो जाएगी कि पूरे में पूरे नंबर आने लायक। और 7 बजे मैं 7 बजे सुबह जीके के 10,000 वन लाइनर प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। 25 नवंबर से ही, आज से ही हमने पढ़ाई है जीके। तो आप वहाँ जुड़िए। डेली 20 से 22 मिनट का, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा जीके का, 20 से 22 मिनट का। आप वहाँ ज़रूर जुड़िए। बहुत शानदार जीके की सीरीज चला रहे हैं, जुड़ जाइए वहाँ। हिंदी की जिम्मेदारी ली है, अब हमने जीके की भी ले ली है। आपके जीके में अच्छे नंबर आएंगे, बस आप वो सीरीज करिए कुछ दिनों तक। चलिए, धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, पुस्तकों में है ना धार्मिक सिद्धांतों में। वह केवल अनुभूति में किया करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में है। वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य आगे क्या है कि मनुष्य में पूर्णता इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर ही नहीं, उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। जीवन का स्तर जहाँ हीन है, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर है। चलिए, गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न हैं, पढ़िएगा जरूर। गद्यांश को पढ़ना जरूर है और ज़रूर इससे प्रश्न सॉल्व करने हैं, क्योंकि फ्री के 5 नंबर हैं। धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? देवत्व का विकास करता है। धर्म से आदमी देवता बन जाता है। देवत्व, गद्यांश कहता है देवत्व का विकास। चलिए, धर्म कहाँ निवास करता है? धर्म कहाँ निवास करता है बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर। धर्म अनुभूति में निवास करता है। कहाँ करता है? अनुभूति में। बहुत बढ़िया। चलिए और बताइए, बता दीजिए कि इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? कहाँ पर प्रखर होता है इंद्रियों का आनंद? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए।
सर इंद्रियों का आनंद, जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं है वहाँ इंद्रियों का आनंद प्रखर होता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए अगला प्रश्न कि जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि जीवन में आपको ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो कौन से तत्व जरूरी हैं। सर तत्व जरूरी हैं, पूर्णता ज्ञान और आनंद होना चाहिए, पूर्णता ज्ञान और आनंद होना चाहिए। और अगला प्रश्न है गद्यांश से संबंधित आखिरी है, इसके बाद 5 प्रश्न और बचेंगे। बताइए उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। जो गद्यांश लिखा था उसका शीर्षक बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। सर उसका शीर्षक होगा धर्म का स्वरूप। क्या होगा शीर्षक? धर्म का स्वरूप। हमारे गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न थे समाप्त हुए। 5 प्रश्न और अलग से बचे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार। आपको 10 सेकंड मिलते हैं। बताइए, बता दीजिए जवाब कि शीश पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। कौन सा अलंकार है सर? कौन सा अलंकार है? कौन सा रस है? कौन सा रस है? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर इसमें तो हास्य रस है। कौन सा? हास्य रस है। अच्छा, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सर शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। अच्छा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का होता है क्रोध। और करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण का होता है शोक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए, पता है तो बताइए कि वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। जो वृंदालाल वर्मा हैं इनका प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? जवाब दीजिए। सर मृग नयनी। इन्होंने कौन सा लिखा है? मृग नयनी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन हैं? युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन हैं? सर युगे युगे क्रांति ये रचना है और इसके रचनाकार कौन हैं? विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। बहुत बढ़िया। कल्पता किसके निबंधों का संग्रह है? कल्पता किसके निबंधों का संग्रह है? और चलिए बस 2 प्रश्न और हैं। एक तो कल्पता 149 का बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। कल्पता हजारी प्रसाद जी के निबंधों का संग्रह है। किसके? हजारी प्रसाद जी के। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए। बताइए, एक और शानदार प्रश्न है कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। जो एक व्यक्ति हैं, कवि हैं कुंवर नारायण, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उन्हें वर्ष 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला? 2005 में। बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करिए और ये बताइए कि आपके 37 में से कितने प्रश्न हुए। मैं ये सीरीज़ पुलिस के एग्ज़ाम तक लेकर आऊँगा। 8 बजे वाला मॉडल पेपर सभी लोग करिए। जिनका पुलिस का एग्ज़ाम है वो भी नहीं है वो भी सब करिए। ये मिक्सअप क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे लेवल के। और रात्रि 9 बजे आइए, हिंदी की टेस्ट सीरीज चलवा रहे हैं 7000 प्रश्न। और सुबह 7 बजे मैं जीके वन लाइनर 10,000 प्लस प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। चल रही है, आज से स्टार्ट हुई, 25 नवंबर से स्टार्ट हो गई है। सुबह 7 बजे एक वीडियो बनाते हैं जिसमें 150 से 200 क्वेश्चन होते हैं। 20 मिनट की लगभग वीडियो होती है। चलिए, तो आज का सेशन हमारा उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल इसी ऊर्जा के साथ, इसी जोश के साथ, नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।